Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 4 of chapter Magnetic Effect of Current. लास्ट लेक्चर में बच्चों आपने एक रिंग के सेंटर पर एक करंट कैरिंग रिंग या करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम वही पढ़ेंगे जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट वो जो पॉइंट की लोकेशन है वो थोड़ा सा आप दूर शिफ्ट कर देंगे सेंटर से। तो एक हेडिंग दो जरा, आज का जो हमारा काम है, आज हमको अगेन मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, बट कहां पर निकालना है? एट पॉइंट ऑन एक्सिस, राइट। अब यहां पर आपको थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब हम यहां पर एक 3D प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम समझ लो, बाकी डायग्राम के बाद तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने बना दिया इस तरह से प्लेन। अब आपको पता है कि ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ठीक है। चलो मैं लिखता नहीं यहां पर, हम बाय डिफॉल्ट जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एक्सिस है, यहां मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ये k कैप है, ये आपके पास j कैप है और ये है आपके पास i कैप, ठीक है। चलो अब मैं एक जो रिंग बना रहा हूं बच्चों, जस्ट इमेजिन कि वो रिंग क्या है, वो YZ प्लेन के अंदर है, ठीक है। YZ प्लेन का मतलब ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, सपोज आपको जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये क्या है, ये z एक्सिस बना दिया मैंने, ठीक है। अब वो जो रिंग है, अब रिंग के लिए मेरे को कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। आप जस्ट ये इमेजिन करो कि अगर मैं इसको ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, इस तरह से मार्कर ये पेन्स को, तो ये YZ प्लेन के अंदर है। अगर ऐसे प्लेस करूंगा तो ये XY प्लेन है, अगर ऐसे प्लेस करूंगा तो ये XZ प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन समझ पा रहे हो कि यहाँ पर इसके चारों पॉइंट्स की लोकेशन आपको y और z के कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ XY कोऑर्डिनेट चाहिए आपको और यहाँ पर XZ कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो रिंग हमारी है YZ प्लेन में, तो रिंग को मैं ऐसे बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, YZ प्लेन में। अब ये रिंग को थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? इसका फेस एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, इस तरह से समझो। अब सबसे पहला काम था इसको ड्रॉ करना। अब मान लो कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, वो ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ और यहां से नीचे, मतलब ऐसे रिंग है, ये करंट ऐसे करके मेरी तरफ आ रहा है, मतलब इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इस पर्टिकुलर जगह पर अगर करंट एलिमेंट लेता हूं मैं, ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है फिर वो क्या है, अलोंग k कैप है। यानी कि करंट समझ पा रहे हो, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये इसको वर्टिकली इमेजिन करो इस तरह से, ठीक है, कि मतलब वो रिंग ऐसे पड़ी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिंग है और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। यानी कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कहां पर आएगी, अलोंग k कैप आएगी। अगर यहां पर करंट एलिमेंट मार्क करूं तो यहां पर जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, अंदर की तरफ, यानी कि अलोंग माइनस k कैप, इस तरह से अलोंग माइनस k कैप, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पर भी एक डीएल एलिमेंट ले लिया मैंने और यहाँ पर क्या हो गया, I, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है, कि रिंग कैसे बनाई हमने, वर्टिकल इस तरह से, ठीक है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह से करंट। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर डायरेक्शन करंट एलिमेंट की तो कैसे आ रही है, बाहर की तरफ। नीचे देखूँ तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, अंदर की तरफ। अब मेरा मोटिव क्या है कि मुझे, मान लो कि अब मैं 2 मिनट के लिए एक्सिस को हटा रहा हूं, मुझे इसके यहां पर इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी कि ये बनाया मैंने लूप, सेंटर से मैं सीधा गया और मुझे यहां पर, मतलब ये लूप यहां पर इस पॉइंट पर, सेंटर से सामने की तरफ इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो प्रैक्टिकली अगर देखो मैं बोलता हूं कि ये यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैं बोल देता हूं x, ठीक है, अलोंग x एक्सिस, तो मैंने बोल दिया ये x है।
रेडियस को मैं बोल देता हूं कि कैपिटल आर है, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं तो इसको मैं बोल रहा हूं स्मॉल आर, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं ले रहा हूं आर कैप। अब यहां पर ना देखो दो तरह के एंगल बन रहे हैं। दो तरह के एंगल कैसे बोला, देखो अगर मैं देखूं कि डीएल वेक्टर ऐसे, समझो डीएल वेक्टर ऐसे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इस डीएल वेक्टर से अगर मैं आर ड्रॉ करूं उस पॉइंट की तरफ तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर आ रहा है। देखो डीएल वेक्टर ऐसे, राइट, और आर की वैल्यू क्या रही है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर ऐसे एंगल देखूं तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस, अब यहां पर ना देखो, अगर मैं देखूं डीएल क्रॉस आर, ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर यहां से मुझे समझ आ रहा है कि आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अगर देखूं यहां पर, तो इस वक्त थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर के बीच में, या आइडियल वेक्टर के बीच में। प्रैक्टिकली इमेजिन करो इसको, देखो मैंने आपको क्या बोला कि करंट कैसे आ रहा है, यहां पर देखो रिंग ऐसे है, करंट कैसे जा रहा है, अलोंग के कैप। लिख देता हूं यहां पर कि जो आइडियल वेक्टर है वो क्या अलोंग के कैप है, ठीक है, यहां पर देखो बाहर की तरफ। और जो आर वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो, आर वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो इस टेंजेंट के से नीचे लेकर आ रहे हो इस पॉइंट पर ऐसे, तो यानी कि ये एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है भला, मुझे देखना है ये वाला एंगल, ठीक है। मुझे एंगल वो देखना है जो वाई एक्सिस और इस आर कैप में बन रहा है, ठीक है। मुझे क्या एंगल देखना है जो वाई एक्सिस और आर कैप में बन रहा है, ताकि मैं ये ट्रायंगल को फॉर्म कर सकूं। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये वाला एंगल मैं थीटा बोल दूं बच्चों, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा। रेडियस पे ऐसे अगर मैं गिरा दूं इसको, देखो साफ पता लग रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का एंगल मैंने 90 डिग्री, ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। देखो ये सिनेरियो कुछ ऐसे है। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, दिस इज आर, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो आपको ये समझना है बच्चों, यहां पर ये इस तरह से समझो, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिसने कंसेप्ट ये वाला सीख लिया अच्छे से उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब समझो, ठीक है, ये सिनेरियो है, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहां पर, अब समझो इसको, देखो ये जो R है ये डेफिनेटली देखो, अगर Z एक्सिस और इस R में एंगल देखो तो 90 डिग्री बन रहा है, DL के साथ R परपेंडिकुलर है, बट Y एक्सिस के साथ तो ये एंगल थीटा बन रहा है कुछ ना कुछ। देखो ये 90 डिग्री एंगल यहां पर देखो, और यहां देखो 90 डिग्री एंगल, बट ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, कुछ थीटा है, राइट। तो इसलिए 90 डिग्री अलग प्रोस्पेक्टिव से आप देख रहे हो, और जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच में, ये Y एक्सिस और इस लाइन के बीच में, R वेक्टर के बीच में, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है आइडियल वेक्टर के भी और आर वेक्टर के भी। क्लियर। तो अब देखो, अगर करंट ऐसे मेरी तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली अगर ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। आपने क्या देखना है बच्चों कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका हमेशा आर के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, राइट। ये क्या हो जाएगा आपके पास डीबी वेक्टर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, है ना। अगर ये आर कैप ले लूं, इसको मैं बोल देता हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर है, ये डायरेक्शन है आर के साथ, या ऐसा बोल दूं ये आर वेक्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। वरना इसको मैग्नीट्यूड में समझो फिलहाल अभी कि ये डिस्टेंस आर है, राइट, और ये डिस्टेंस कैपिटल आर है मतलब रेडियस, और ये डिस्टेंस एक्स है। तो आर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। देखो आर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट ऐसे, ठीक है। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर आ रहे एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अगर मैं यहां से ये चीज ड्रॉ करता नीचे वाले एलिमेंट की वजह से, तो वहां पर भी मुझे ये सिनेरियो देखने को मिलता बच्चों। लो यहां से भी ऐसे लो ड्रॉ कर दो इस तरह से, राइट। अब यहां से ड्रॉ करूंगा तो अगेन इस डायग्राम को ढंग से देखते रहो, ये एंगल 90 डिग्री, अगेन ये एंगल थीटा। अब ये थीटा ये 90, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, क्या 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा। देख लो बाय सिमेट्री,
90 थीटा, तो 180 बनाने के लिए ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर। अच्छा, तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, रिंग ऐसे आ रही है, देखो यहां पर देखो डीएल क्रॉस आर करो, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर यहां पर डायरेक्शन देखो, ये आर है, तो देखो अब जरा डीएल से आर की तरफ जाओ, डीएल से आर की तरफ, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके भी परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसे डीबी वेक्टर, यानी कि ये भी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दो एलिमेंट लिए, ये वाले एलिमेंट से यहां तक का डिस्टेंस आर, मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, इसका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस आर के परपेंडिकुलर और डीएल के परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया था, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो यहां पर अगर वो स्मॉल चार्ज लेता, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंट्रल फील्ड है, मतलब वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, इस लाइन के सीधा ऐसे निकल जाता है इस तरह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ये लेते, लेकिन इस बात का ध्यान रखना यहां पर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, हमेशा आर के परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अब इस कहानी में देखो और क्या आपने स्टेप करने हैं। अब इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, क्योंकि यहां पर खेल है कंपोनेंट्स का। अगर मैं डीएल की, अगर मैं करंट एलिमेंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगी, इसलिए मुझे यहां पर कंपोनेंट से रिजोल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन भी करूंगा लेकिन एक तरीके के साथ। अब देखो पहले हमारा मेन काम क्या, कंपोनेंट चेक करते हैं हम। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरा 180 कब हो सकता है, जब ये एंगल भी 90 थीटा हो जाए। देखो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल अगर थीटा हो जाए तो इस लाइन के अबाउट पूरा एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा बच्चों। ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट डीबी वेक्टर ऐसे जा रहा है और थीटा ये बन रहा है, तो ऊपर वाले की वजह से यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डीबी कोस थीटा। नीचे वाले की वजह से भी जो यहां पर कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, डीबी कोस थीटा। अच्छा, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब डीबी साइन थीटा। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डीबी साइन थीटा। राइट, तो ये है कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, देखो सिंपल है बिल्कुल। करंट आ रहा है अलोंग के कैप, ये वर्टिकल रिंग है ऐसे। ठीक है, करंट कैसे, इसको मैं एक काम करता हूं, अभी समझाता हूं। तो बच्चों अब मैं आपके लिए देखो कुछ ढूंढ कर लेकर आया हूं। ये लाइव क्लासेस में सही में एक्सप्लेन कर पाना कंपैरेटिवली ऑफलाइन क्लास बहुत मुश्किल है। मैं देखो ये पड़ोस से एक रिंग मांग कर लेकर आया हूं। अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो रिंग है ये ऐसे इस तरह से है। ठीक है, इसको बोलता हूं मैं वाई जेड प्लेन है। अगर ये रिंग ऐसे होती तो ये होती है एक्स वाई प्लेन में, अगर ये रिंग ऐसे होती तो ये होती है एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, अब इस रिंग में अगर ये रिंग ऐसे पड़ी है, ध्यान से देखना जरा, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई अलोंग के कैप। अच्छा, ये डायरेक्शन किसकी होगी, आर वेक्टर की, जो सामने की तरफ आपने बनाया उस पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये जो है पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखो इस तरह से ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने ये लिखा है ना कि डीएल क्रॉस आर और थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री, क्योंकि आर वेक्टर और डीएल में तो सच्ची में 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अगर डीएल वेक्टर ऐसे आर ऐसे है, तो देखो अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं ऐसे, तो देखो इस तरह से निकालने की कोशिश करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली सामने की तरफ आ रहा है, सामने की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ आएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये आर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जब आपने ये डीबी वेक्टर, ये पेन है, देखो डीबी वेक्टर को जब आपने परपेंडिकुलर बनाया, क्या वो आर के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। क्या वो डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका डीबी वेक्टर, देखो आर के परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो, इमेजिन करो आर के परपेंडिकुलर, डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर, दिस इज योर डीबी वेक्टर। राइट, तो मैंने क्या किया, जो थीटा एंगल ले रखा है, ये कौन सा एंगल ले रखा है, ये जी, ये मैंने थीटा एंगल ले रखा है, मैंने थीटा एंगल ले रखा है ये वाला। अभी समझाने की कोशिश करता हूं। उप्स, एक बार अगर आपको डायग्राम समझ आ गया फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए डायग्राम पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं। लो जी, देखो ये है आपका आर वेक्टर, ये रहा ये रेडियस, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउन। अब मुझे देखो यहां तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन यहां देखो ना
इस जगह पर अगर आप देख पाओ ध्यान से, ये एंगल थीटा है जो मैंने ये बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि शायद कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी और ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार एंगल पता कर लिया आपने, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपोनेंट्स को रिजोल्व करने में, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, तो यानी कि कंपोनेंट्स ही आ गए बच्चों, ठीक है। इसको जल्दी से डायग्राम को छाप लो, क्योंकि ये डायग्राम बनाने के बाद कहानी शुरू होगी अगली। तो बच्चों अब हमने करना है इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन। तो देखो, अगर मैं उस छोटे से एलिमेंट के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ लगाऊं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, वो क्या होगा बच्चों, KIDL अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस ले रखे मैंने, और साथ में साइन थीटा। बट एज यू नो यहां पर साइन 90 डिग्री बन रहे हैं, तो मैं ले लूंगा 0। अच्छा, यहां पर एक और कंफ्यूजन है, मैं अगर इसको थीटा बोल रहा हूं तो इसको आप थीटा डैश ले लो, ठीक है। या एक काम करो, इसको थीटा रहने दो, आप बोल दो कि जो थीटा डैश है, थीटा डैश मतलब कि यहां पर एंगल लेते हैं साइन थीटा डैश, थीटा डैश क्या 90 डिग्री, क्योंकि वरना ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम हो सकता है आपके लिए। तो मैं बोल देता हूं कि फॉर्मूला क्या हमारे पास, आइडियल साइन थीटा डैश, और थीटा डैश क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एलिमेंट एंड आर वेक्टर, जिसकी वजह से मैंने यहां बोल दिया कि साइन 90, ये क्या हो जाएगा 1, राइट। तो जिससे ये जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, डीबी इज इक्वल टू KIDL अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, डीबी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब जिस पॉइंट पर मैं निकालना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया मान लो P। तो देखो एट पॉइंट P क्या कहानी चल रही है, एट पॉइंट P हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल प्ले कर रहे हैं ऐड होकर, समझ लो इस चीज को। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो वैनिश आउट हो रहे, खत्म हो रहे हैं। डीबी साइन थीटा ऊपर, डीबी साइन थीटा नीचे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स प्लेइंग रोल इन मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, नोट्स में आपको इनफैक्ट अभी भेज दूंगा लेक्चर ओवर होते ही। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो रोल प्ले होगा वो सिर्फ डीबी कोस थीटा की वजह से होगा, है ना। डीबी कोस थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो देखो मैं एक ही कंपोनेंट ले रहा हूं कि भाई इसकी एलिमेंट की वजह से यहां पर डीबी कोस थीटा है, मैं पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 2 पाई r में, जिसमें ये वाला कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए वहां पर ये करने की जरूरत नहीं है कि डीबी कोस थीटा प्लस डीबी कोस थीटा 2 डीबी कोस थीटा। आप क्या करो, सिर्फ इस डीएल की वजह से लो कि एक डीबी कोस थीटा ये रहा, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई r में, पूरी रिंग का आ जाएगा उस पॉइंट पर, राइट। अगर आप डीबी कोस थीटा प्लस डीबी कोस थीटा ले रहे हो और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि ये तो एलिमेंट पहले ही जा चुका है, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है। इसलिए आप सिर्फ, मैंने ये एलिमेंट क्यों बनाया, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, मेरा मेन मोटिव ये था, राइट। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा डीबी कोस थीटा का, ठीक है। तो एक बार वैल्यू डाल के देखिए इसके अंदर, b इज इक्वल टू, डीबी की वैल्यू क्या है, KIDL अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या है कोस थीटा। चलो जी, अब यहां से थोड़ी सा और कहानी को शुरू करते हैं हम। अगर मुझे कोस थीटा फाइंड आउट करना है तो देखो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये नहीं कि ये क्या हुआ, बेस हुआ बच्चों। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में AOP में, ट्रायंगल AOP में अगर मैं कोस थीटा निकालूं, ट्रायंगल AOP में अगर मैं कोस थीटा निकालूं तो वो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या है मेरा यहां पर, कैपिटल R, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह मैं लगा सकता हूं कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो देखा, इस कोस थीटा की जगह मुझे क्या लगाना है, कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो ये नहीं कि ये रिजल्ट बन जाएगा b इज इक्वल टू KIDL, कोस थीटा की जगह लगाना है कैपिटल R बाय स्मॉल r, नीचे क्या है r स्क्वायर। तो जिससे ये रिजल्ट जो बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा, अच्छा ये dB चल रहा है अब तक, हाँ मैं इंटीग्रेशन लगाना भूल गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो,
ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, KIDL R/r³, जिससे आपको मिला B, लेकिन इंटीग्रेशन साथ साथ चल रहा है और इंटीग्रेशन की लिमिट लगा रहा हूँ 2πr। क्या ये कैमरा में विजिबल है, हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना मैं खुला खुला लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ये कहानी थी, cos θ की वैल्यू लगाई। अब डायग्राम को तो हम रब नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, इस चीज को रब कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये B = इंटीग्रेशन चलेगी 0 से 2πr में, राइट, KIDL में r³, साथ में क्या है आपके पास r। अब देखो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, K कांस्टेंट तो बाहर, I कांस्टेंट बाहर, r रेडियस कांस्टेंट बाहर, r³ कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका, dl का। तो 0 से 2πr में इंटीग्रेट कर दो अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। अब जब ये स्टेप को सोल्व करूंगा बच्चों में, तो इस स्टेप को सोल्व करके क्या मिलेगा आपको, देखो B = KIR, dl का इंटीग्रेशन L, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2πr - 0 में r³, ठीक है बच्चों। तो अब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, B = K को भी ओपन कर दो, अब μ0/4π I 2π कैपिटल R² में r³। देख पा रहे हो रिजल्ट आप, ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया यहां पर फिलहाल। अब देखते हैं आगे की कहानी इसके बाद, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। तो अब देखो इस रिजल्ट को देखो मॉडिफाई करके मैं क्या लिख रहा हूं, B = μ0I 2π से 4π कैंसिल करूंगा तो सिर्फ बचेगा 2, 2π से 4π कैंसिल करूंगा तो बचेगा 2, ऊपर है r², इस r³ को अब r की वैल्यू निकाल ले, क्या ये हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या x² + r² का अंडर रूट होगा। ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपने परपेंडिकुलर बोला तो ये बेस बोला तो डेफिनेटली ये बात ट्रू होगी। तो इसलिए देखो यहां पर इसकी पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा x² + r² की पावर 3/2। दिस इज योर मेन रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये डायग्राम को समझना है, उसके बाद ये पता करना है कि cos θ कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं और ये वाले कंपोनेंट क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, देन इसको करते करते यहां तक आ गए हम, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि मेरा रिजल्ट ठीक है या गलत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मुझे ये वेरीफाई करना है कि मेरा रिजल्ट ठीक है या गलत, क्या मैं अगर x को 0 पुट कर दूं इस रिजल्ट के अंदर, x को 0 पुट करने पर ये वाला पॉइंट क्या सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। देखो अगर x 0 होता तो ये पॉइंट का होता सेंटर पे होता, और सेंटर पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। अगर x को 0 पुट करने पर आपका रिजल्ट वही आ जाए जो आपने कल प्रूफ किया था। देखो यहां पर क्या आएगा, देखो B = μ0I/r², x को 0 पुट कर दो तो ये बचेगा 2, r का स्क्वायर इंटू 3/2 यानी कि r का क्यूब। अरे r² से कैंसिल करोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, μ0I/2r आ गया आपके पास। इसका मतलब आपका जो ये रिजल्ट है ये 100% बिल्कुल एक्यूरेट आपने निकाला है, क्योंकि x को 0 पुट करते ही आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग का रिजल्ट मिल गया यहां पर, ठीक है। अगर n टर्न्स होते इस कॉइल के तो यही रिजल्ट क्या हो जाता, यही रिजल्ट क्या होता, यहां पर आप n से मल्टीप्लाई कर देते, रिजल्ट सेम रहता, ठीक है। अगर n टर्न्स दे दूं कॉइल को, करंट उस n टर्न्स में फ्लो करे तो रिजल्ट क्या आपका बस n से मल्टीप्लाई हो जाता। अच्छा एक और बात देख लेते हैं यहां पर हम जरा, अगर मैं बोलूं कि वेक्टर फॉर्म में लिखो इस रिजल्ट को, तो डायरेक्शन कहां पर आ रही है, देखो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई थी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो गया वो किसके अबाउट गया, इसी के अबाउट गया ऐसे, क्योंकि ये कंपोनेंट आपका क्या लॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो देखो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा, B वेक्टर इक्वल्स टू μ0I/r² में 2 x² + r² की पावर 3/2। सो दिस इज योर साथ में आई कैप तो लगाना ही भूल गया, लो आई कैप, दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो
यहाँ पर बस माइनस आई कैप आ जाएगा, रिजल्ट सेम रहेगा। ये कंपोनेंट ट्विस्ट होकर अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट घूमकर ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगा अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, ठीक है। ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है ये और आने के पूरे पूरे चांस है। तो बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहां पर दो रिंग्स है, दोनों की दोनों आइडेंटिकल है और दोनों में करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों में करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहे हैं, दोनों की रिंग्स भी, दोनों रिंग्स आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों का जो रेडियस होगा वो भी इक्वल है, ठीक है। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। अब ये रिंग को कुछ ऐसे प्लेस किया कि जो उनका एक्सिस है, जो उनका एक्सिस है, ठीक है, जो या बोलूं जो उनका एक्सिस है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर यहां से सेंटर से लेकर यहां की दूरी x है और यहां से लेकर यहां की दूरी भी x है। तो आप सबसे पहले तो आप करंट की डायरेक्शंस को देखो, ठीक है। ये जो रिंग है, ये दोबारा रिंग मैं बताता हूं, देखो जो ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग है आपकी एक तरह से YZ प्लेन के अंदर, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसे घूमकर यहां आ रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, यानी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी तब आएगी। देखो जो ये वाला फेस है बाहर की तरफ, ये वाला फेस, यहां पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, यानी कि अलोंग माइनस जे कैप, और यहां पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, जे कैप, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको क्लैरिटी आ गई कि करंट कैसे आ रहा है। अच्छा तो देखो जे कैप से घुमाकर ऐसे लेकर आना हथेली अपनी, जे कैप से ऐसे नीचे की तरफ, देखो पहले जे कैप ऊपर की तरफ, फिर ऐसे के कैप और फिर नीचे माइनस जे कैप। तो देखो करंट की डायरेक्शन की तरफ हथेली घुमाई तो थंब कर रहा है बाहर की तरफ, यानी कि इस रिंग 1 की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा बिल्कुल सामने की तरफ, जो आपने अभी ड्राइव किया है ना। इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, B1 वेक्टर, है ना। अभी आपने ड्राइव किया ना कि भाई रिंग ऐसी थी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा कहा जा रहा था, आई कैप के लॉन्ग जा रहा था। अच्छा इस रिंग के लिए देखिए, अब इस रिंग में देखो जरा, जो बाहर वाला एलिमेंट है ऐसे, ये कहां पर पड़ी है रिंग, ये रिंग ऐसे पड़ी है इस तरह से, ये पड़ी है आपके कौन से प्लेन में, XZ प्लेन में, ठीक है, XZ प्लेन में है। और करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है, यानी कि यहां से करंट की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, और यहां से क्या है, माइनस आई कैप। तो इसका मतलब अगर मैं अपने हाथ को भी ऐसे घुमाऊं, देखो आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप माइनस आई कैप, तो थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो रिंग 2 है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, ऊपर की तरफ, B2। डायरेक्शन लिखनी है तो लो ऐसे लिख दो, B2 वेक्टर कहां पर है, अलोंग जे कैप, B1 वेक्टर क्या है, अलोंग आई कैप। रिजल्टेंट का होगा, रिजल्टेंट ये होगा, लो जी BR वेक्टर, राइट। ये एंगल क्या बन रहा होगा, डेफिनेटली 45 डिग्री बन रहा होगा, डेफिनेटली 45 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, और 1045 क्या होता है, BY अपॉन में BX, दोनों के दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है। चलो हम अभी थीटा मान लेते हैं इसको, यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थीटा मान लो। रिजल्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हैं, ये तो बात सबको पता है। अच्छा अब आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि B1 और B2 दोनों आपस में इक्वल है। इसका रीजन क्या है, दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम, R की वैल्यू सेम और X की वैल्यू सेम, और रिजल्ट अभी आपने निकाला है। रिजल्ट क्या है, एक बार इक्वल करें, B इज इक्वल टू वट, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ये रिजल्ट है हमारा, या कुछ और है, देखो जरा एक बार, इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, हाँ बिल्कुल मिसिंग है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो दोनों रिंग के लिए ये रिजल्ट है, क्योंकि दोनों के लिए करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, एक्स भी सेम है। तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि वेक्टर्स दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि 45 डिग्री एंगल, सॉरी 90 डिग्री एंगल बन रहा है वेक्टर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स B। तो यानी कि इस केस में जो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो मिलता है √2 टाइम्स B की वैल्यू क्या आपके पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर 2 R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, राइट। दिस इज योर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको ऐसी फिगर मिल जाए। हाँ अगर डाटा चेंज हो, मान लो यहां पर करंट आई हो, यहां पर करंट √3 आई हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाटा में वैल्यू प्लेस करोगे, बट तरीका यही रहेगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव क्या, आपको केसेस समझाना, तो ये एक केस है पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। आगे चलते हैं इसे थोड़ा सा।
बच्चों आपको एक और केस समझाता हूं, और क्या क्या केसेस में मिल सकता है। मान लो कि दो रिंग्स कुछ ऐसे प्रेजेंट हो, बिल्कुल आमने सामने फेस हो इनका, इस तरह से, ठीक है, और इनका एक्सिस भी कॉमन हो, ये वाला, ठीक है। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ आई ऐसे, राइट, और इसमें भी कोई करंट फ्लो कर रहा हो आई कुछ ऐसे। करंट की डायरेक्शन अगर मैं सेम ले लूं यहां पर, ठीक है, तो मैं बोलूं कि अगर सेंटर पर देखूं, सेंटर पर दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस x है और यहां से भी डिस्टेंस x है, ठीक है, आइडेंटिकल रिंग्स है, तो देखो करंट की डायरेक्शन है ऐसे, मतलब यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वाईजेड प्लेन में रिंग ली एक मैंने, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि इधर जो आपकी तरफ कैमरे की तरफ फेस है वहां पर अलोंग डाउनवर्ड और यहां पर अलोंग अपवर्ड, यानी कि माइनस जे कैप और यहां पर जे कैप। तो देखो अगर मैं अपने हाथ को भी ऐसे घुमाऊं तो क्या बाहर की तरफ थंब आ रहा है, तो इस सिनेरियो में इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो किस डायरेक्शन में आएगा, रिंग 1 का, ठीक है। अब इस रिंग के लिए देखें, इस रिंग में भी करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी थंब को अगर ऐसे घुमाऊं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगा, देखो, या मुझे इसके लिए एंगल चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इसके अंदर, सोचो जरा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अब आपको एक चीज मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, अगर दो रिंग्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, आपने इसके लिए तो बता दिया, देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस रिंग के इस साइड पॉइंट लेता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती या कुछ और होती, ठीक है। अब आपको ना ये मिसकंसेप्शन दूर करना है अपना, ठीक है, कि अगर दो रिंग्स में करंट सेम है तो कैसे करंट निकालते हैं। अब देखो ये मिसकंसेप्शन दूर करना है अपने, ठीक है। अगर मैं इस रिंग के लिए आर वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखना जरा, इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं यहां पर करंट को देखूं, करंट कैसे आ रहा है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ से ऐसे बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट बाहर की तरफ आर वेक्टर ऐसे। और अगर बच्चों मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए निकालनी है तो देखो मुझे कैसे जाना है, अपने हाथ को अब ऐसे देखो जरा, इस तरह से समझाता हूं। ये हो गया आपके पास क्या, डीएल वेक्टर सामने की तरफ आ रहा है करंट निकल कर, ये क्या जा रहा है, आर वेक्टर नीचे की तरफ। तो मुझे देखो क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेता हूं जरा मैं, हाँ, मुझे क्या करना है, डीएल क्रॉस आर निकालना है। तो जब मैं डीएल क्रॉस आर निकाल लूंगा, देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर इस तरह से, ये ऐसे देखो जरा, ये है डीएल वेक्टर सामने, ये है आर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर मतलब ऐसे, डीएल क्रॉस आर मुझे क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या डीएल क्रॉस आर मुझे ऐसा बोल रहा है कुछ कि ये यहां पर ऐसे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो दोबारा देखो जरा, इसके लिए देखो, ये मुझे फिर रिंग का यूज करना पड़ेगा यहां पर, इसके लिए देखो जरा, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, यहां से निकला ऐसे आपकी तरफ इस तरह से, तो यहां पर ये वाला एलिमेंट तो क्या हो गया बच्चों, डीएल, ये वाला एलिमेंट क्या हो गया बच्चों, आर, ठीक है, ये वाला एलिमेंट आर। तो जो आपने डीएल क्रॉस आर किया तो सामने की तरफ आ गया, देखो डीएल क्रॉस आर किया तो सामने की तरफ आ गया B1, ठीक है। अगर इस एलिमेंट को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, वही केस बन जाएगा ना, देखो करंट ये बाहर की तरफ, अभी भी इस एलिमेंट को यहां शिफ्ट कर दिया, अगर ये एलिमेंट यहां शिफ्ट कर दूंगा तो डीएल क्रॉस आर, देखो जरा ध्यान से, डीएल क्रॉस आर क्या इस तरफ आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर। या देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है, अगर मैं एक बार ले रहा हूं, मान लो डीएल वेक्टर है अलोंग आई कैप और क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, आर वेक्टर है अलोंग जे कैप, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, डी एल आर साइन थीटा, सिंपल है। डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, देखिए ये आई कैप ये जे कैप, तो डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, आई क्रॉस जे आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए लगा देता हूं के कैप। अब 2 मिनट के लिए ये समझो मैंने ये किया कि डीएल करंट एलिमेंट तो वैसे का वैसे ही है, यहां पर करंट एलिमेंट बिल्कुल वही डायरेक्शन है जो इसकी डायरेक्शन है, तो ये तो रहा अलोंग आई कैप, ठीक है। इस एग्जांपल में तो के कैप है, लेकिन वैसे समझो कि अगर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन चेंज ना करो लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इस बार क्रॉस
आर वेक्टर अपोजिट कर दिया बिल्कुल, तो यानी कि माइनस जे कैप ले लेता हूं इसको मैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कुछ कि अब ये बन गया ऐसे आई कैप और जे कैप चला गया नीचे की तरफ, माइनस जे कैप। अब मुझे करना है आई क्रॉस माइनस जे। अगर मैं आई क्रॉस माइनस जे करूंगा तो देखो मेरा थंब इनवर्ड आ गया अपने आप बाय डिफॉल्ट। तो यानी कि ऐसा करने से मुझे मिल रहा है डी एल आर साइन थीटा माइनस के कैप। अगर आपको यहां पर समझना है तो यहां पर समझ लो। मान लो कि यहां पर भी डीएल वेक्टर, आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, के कैप, और यहां पर भी आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, के कैप। दोनों में करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे। इस बार हमने एक्स एक्सिस में लिया इसको आर वेक्टर को, तो आर वेक्टर क्रॉस आई कैप कर दिया। इस बार हमने क्या लिया, इस पॉइंट पर निकालना, तो यहां पर आर वेक्टर ड्रॉ करा, तो इस बार क्या कर दिया, आर वेक्टर अलोंग माइनस आई कैप ड्रॉ कर दिया। इसमें के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा, देखे के क्रॉस आई, यानी कि ये के कैप, ये आई कैप, ये जे कैप। के क्रॉस आई करो, ये ऐसे ऐसे हाथ घुमाओ जरा, के क्रॉस आई, अपवर्ड मिल गया। तो यहां पर क्या मिला आपको, अप। और यहां पर अगर हम ड्रॉ करें, देखो ये माइनस की है ना, तो यहां पर ड्रॉ करता हूं। ये मान लो ये माइनस की है और ये क्या है, ये आई कैप है। ये क्या, माइनस के कैप, और ये क्या है आपके पास, ये जे कैप है। माइनस के कैप क्रॉस आई कैप करो, सॉरी के कैप क्रॉस माइनस आई कैप करो, यानी कि आपने जाना है ऐसे। आई को हमने रिवर्स किया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डायग्राम ऐसे बनाओ फिर। अगर आई को आपने रिवर्स किया, ये तो हो गया के कैप और ये हो जाएगा आपके पास माइनस आई कैप। अब आपने क्या करना है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करोगे तो इनवर्ड आ गया। देखो अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करूं, के कैप आपका बाहर की तरफ है, देखो के कैप क्रॉस आई कैप करो, यानी कि के कैप ये बाहर, आई कैप की तरफ घूमोगे तो क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया। और यहां पर कैसे आ रहा था, पहले यहां पर ऊपर की तरफ आ रहा था, यहां पर अप आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आने लग गया, डाउन आने लग गया। तो इससे आपको पता लगा बच्चों, ये समझाने में मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया, लेकिन आपको क्लैरिटी आ गई होगी। इससे पता लगा कि जब भी रिंग्स में करंट की डायरेक्शन सेम होगी और वो आमने सामने पड़ी होगी इस तरह से, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर यही रिंग, इसको प्लीज ना नोट्स में ऐड कर लेना जरा प्लीज, अगर यही रिंग में करंट की डायरेक्शन में उल्टी ले लेता, ठीक है, तो यहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता, 2b। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल है तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल रिंग्स के लिए यहां सेंटर में क्या होगा, 2b, और आइडेंटिकल रिंग्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। सारा खेल वेक्टर्स का है, 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा बच्चों आपको इसको, इसलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। ये क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन भी है और ये CBSE 2008 में भी और 1-2 बार सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। ध्यान से समझना, दो लूप से एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। एक पॉइंट O है जो इस लूप के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है और इस लूप 1 के सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है। लूप 1 की अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लूप 2 की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो 0 कर दिया हमने, ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस लूप की रेडियस 3 है और इस लूप की रेडियस 4 है, इस लूप के अंदर I1 करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो आपको बताना है कि I2 करंट क्या होगा। और गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दे, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। आई होप कि आप इसको ट्राई करोगे सभी बच्चे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे। तो ऑप्शंस आर 0.76, 0.56, 0.46, 0.96 एम्पियर, ठीक है। तो इसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो इस लेक्चर को यहीं ओवर कर रहा हूं। अब हमारे पास सेंटर और एक्सियल पॉइंट दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अगली वीडियो जो रहेगी वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए रहेगी और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं मिक्स न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बायोट-सावर्ट लॉ की सभी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इस वीडियो को आप प्लीज ध्यान से 2-3 बार देखना, डायग्राम को अच्छे से बनाना, क्योंकि सारा खेल विजुअलाइजेशन का है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।